हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास है। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपका यहाँ पर हर सब्जेक्ट का नोट्स बनवाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक साइंस और हिंदी का नोट्स नहीं बनाया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि हमने नोट्स का पूरा एक प्ले लिस्ट बना के रखा है और वह प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम उस लिंक को पिन कर देंगे, आप जाकर वहां से अपना नोट्स बना सकते हो। अगर आप नोट्स बनाते हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका टेस्ट और जब आप अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे उसमें आपका बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बैक ना आए तो आपको हर क्लास को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और चलिए आप लोग भी हमारे साथ नोट्स बनाना तैयार करिए। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है पठन का अर्थ। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि पठन का अर्थ क्या होता है, पठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगर पठन से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो आपको इन चीज़ों को उसमें लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के रीडिंग शब्द से हिंदी शब्द के लिए हिंदी में पठन और वाचन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में रीडिंग और हिंदी में पठन और वाचन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूछ लेगा आपसे पठन का अर्थ है जोर से और मौन होकर पढ़ना, जिसके पठित सामग्री समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, आप ऐसा पढ़िए, ठीक है, आप पढ़िए जोर से, अधिका पढ़िए मौन से, समझ में आना चाहिए, तभी आपका एक अच्छा पठन कहलाएगा और आपका पठन सकारात्मक होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे आपका है कि ये सभी के आपके पॉइंट हैं, आप अपने एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, पठन के अंतर्गत हम सरस और मौन दोनों प्रकार के वाचन को रखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप पढ़ते हो दो टाइप से, एक बोल बोल के पढ़ते हो और एक आप अपने मन से यानी मौन वाचन से पढ़ते हो। मौन वाचन में आपका ओंठ नहीं हिलता है। ठीक है, दो प्रकार से वाचन को रखते हैं। भाव को समझना ही पठन कहलाता है। अगर मान लो आप कोई भी कहानी, कोई भी बुक, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जब तक आप उसका अर्थ, उसका भाव, ठीक है, नहीं समझ पाओगे तब तक आपका पढ़ना बेकार है। इसलिए भाव को समझना ही पठन कहलाएगा। ये नहीं कि बस केवल आप पढ़ लो, आप कुछ ना जान पाओ, वो आपका पठन नहीं होता है। आप पढ़ने के साथ साथ उसके भावों को, उसके अर्थों को भी जान पाओ, वही आपका पठन कहलाएगा। पूछ लेगा आपसे कि पठन अथवा वाचन के प्रमुख आधार कितने हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि पठन के कितने मुख्य आधार हैं या वाचन के कितने मुख्य आधार हैं। आपको लिखना होगा वाचन मुद्रा और वाचन शैली, ये आपकी दो प्रकार के आधार हो जाएंगे। पूछ लेगा आपसे कि डॉक्टर श्रीधर नाथ मुखर्जी के अनुसार, ठीक है, अनुसार पठन के बारे में क्या जानते हो, या फिर डॉक्टर श्री धरनाथ मुखर्जी ने पठन के बारे में क्या कहा है। ऐसा भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो आपको लिखना होगा कि पठन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी होती है। देखो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको नोट करना होगा। इसके बाद पूछेगा आपसे कि पठन के प्रकार, पठन आपके कितने प्रकार के होते हैं, आप कितने प्रकार से पढ़ सकते हो। तो आप दो प्रकार से पढ़ सकते हो, एक स्वर में और एक मौन में। ठीक है दोस्तों, एक बोल के और एक अपने मन से, यानी आप पठन यहाँ पर दो प्रकार से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आप इन सब चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि सुरस पठन के अंग कौन कौन से अंग हैं, ये भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अंग, प्रकार, ठीक है, आपसे कुछ भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ लेगा। उसमें आपको लिखना होगा कि ध्वनि का उचित ज्ञान होना, ठीक है, शुद्ध उच्चारण होना, उचित बल होना, यानी उतार चढ़ाव, जहाँ पे दोस्तों विराम आता है वहाँ पे रुकना, ठीक है, फिर आगे बढ़ना, वही कहा गया है उचित बल। और विराम चिन्हों का प्रयोग करना। रुचि, ठीक है, आपका जिस चीज़ में रुचि है आप उसी को पढ़िए।
वाचन मुद्रा आदि। आप 5 से 6 पॉइंट लिखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा और क्वेश्चंस आपके पास अधिक रहेगा। इसमें आपको टोटल 40 प्रश्न मिलने वाले हैं और आपको 2 घंटे में करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपके प्रश्न अधिक हैं, टाइम कम है, इसलिए आप लोग टाइम के हिसाब से प्रश्नों को लिखिएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि सरस पठन के भेद। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसके 2 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिगत पठन, दूसरा आपका होता है सामूहिक पठन। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके प्रकार हैं, भेद हैं, ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आपको लिखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन से कन्फर्म आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, पूछ लेगा आपसे कि व्यक्तिगत पठन किसके लिए है, व्यक्तिगत पठन किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत पठन किसके किस काम में आता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो आपको लिखना होगा कि कक्षा में अध्यापक के आदर्श पाठ करने के पश्चात क्या आता है। ओके दोस्तों, जस्ट यहाँ पे आपका है सामूहिक पठन। सामूहिक पठन के लाभ, सामूहिक पठन के हानि, सामूहिक पठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सामूहिक पठन से बच्चों में कैसे विकास होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। हर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर पूछेगा आपसे सामूहिक पठन, आपको इसमें लिखना होगा कि इसको संवेद वाचन भी कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मिलकर या एक साथ पढ़ना। ओके दोस्तों, सामूहिक पठन मतलब क्या होता है, मिलके पढ़ना, ठीक है, या फिर एक साथ पढ़ना। आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में जब आप लोग गार्डन में बैठते हो, तो उसमें 4-5 दोस्त आप साथ में बैठते हो, आप लोग बातें करते हो, आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही आपका सामूहिक पठन के अंतर्गत आ जाता है। मौन मौन पठन, देखिए दोस्तों, मौन पठन में ओंठ बंद रहते हैं। ठीक है, इसमें आपका ओंठ बंद रहता है, आप मौन होकर अपने मन से पढ़ते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। सबसे दोस्तों अच्छा क्वेश्चंस यहाँ देखिए, मौन पठन के भेद। अब इसके आपके 2 भेद हैं, कौन कौन सा है, गंभीर पठन है और द्रुत पठन। ठीक है, ये आपके 2 हैं। अब यहाँ पर गंभीर पठन के भी एक और हैं, गंभीर पठन के उद्देश्य। इसके भी दोस्तों यहाँ पे आपको, ठीक है, 4 दिख जाएंगे। भाषा पर आधारित, विषय पे आधारित, ठीक है, केंद्रीय पे आधारित और नवीन पे आधारित। ये आपके भेद हैं। ठीक, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है मौन पठन के साधन। आखिर कौन कौन सा साधन आपका आएगा। शांति वातावरण, अगर आप जहाँ पर भी बैठ के पढ़ रहे हो मौन में, अगर वहाँ का वातावरण शांत है, आप आराम से पढ़ोगे और समझोगे भी। अगर वहाँ पे हल्ला होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप मौन वाचन नहीं कर पाओगे। एकाग्रता, आप जो भी पढ़ते हो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, व्याकरण की जानकारी, दोस्तों आपको शब्द, अक्षर, ठीक है, व्याकरण, आपको मात्राओं का ज्ञान, विराम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद समुचित ज्ञान होना, आप जो पढ़ो उसका आपका सही सही ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप मौन वाचन कर पाओगे। उसके बाद धैर्यशीलता, आप आराम से माइंड को शांत कर कर आराम से पढ़िएगा, वही आपका आएगा मौन पठन में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पठन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। अब यहाँ से पूछेगा आपसे, विधियाँ से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अक्षर बोध विधि, ठीक है, ध्वनि विधि, देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, कहानी विधि। तो मैंने आपसे पहले कहा कि आप 5-6 पॉइंट लिखते हुए आगे बढ़िएगा और लास्ट में आप लिख दीजिएगा आदि। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको नंबर भी मिलेगा पूरा और आपका टाइम बचेगा, आपका प्रश्न भी नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है गहन पठन की विशेषता। इसमें आपका पढ़ने से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछेगा आपसे कि गहन पठन की कौन कौन सी विशेषता है, गहन पठन से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, गहन पठन से बच्चों में कौन कौन सी बदलाव देखने को मिल सकती हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर फील करके अपने अनुभव से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ये सब आपके 1 नंबर और 2 नंबर में प्रश्न बन जाएंगे। अब इसमें गहन पठन की विशेषता की बात की जा रही है। पहला आपका होगा तार्किक पठन, दूसरा आपका होगा चिंतनशील पठन, ओके दोस्तों, तीसरा आपका होगा मानसिक क्रिया, आनंद की अनुभूति, ठीक है, उद्देश्यनिष्ठ प्रश्न दोस्तों, उद्देश्यनिष्ठ के पठन। ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। आपको ऐसे लिखते हुए आगे
बढ़ते रहना है। जस्ट यहाँ पे आपका है व्यापक पठन की अवधारणाएं। अब दोस्तों आप इसको प्रश्न को नोट करिए या आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लिए। 101% दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। व्यापक पठन की अवधारणाएं, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ठीक है। आप सबसे पहले इसको लिखिएगा। व्यापक पठन से आशय है कि भावनात्मक एवं कलात्मक पक्ष से, ठीक है दोस्तों। व्यापक पठन का आशय किससे है, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि व्यापक पठन का आशय किससे है या किस किस चीज़ से है। आपको लिखना होगा कि व्यापक पठन का आशय भावात्मक एवं कलात्मक पक्षों से है, ठीक है। पक्षों से है या फिर पक्ष से है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब यहाँ पे आपका पहला है भावात्मक एवं कलात्मक पक्ष है। शब्दों के प्रयोग पर ध्यान, उसके बाद भाषा शैलियों पर ध्यान, वाक्यों के स्वरूप पर ध्यान, विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान, ठीक है। मानक भाषा के प्रयोग पर ध्यान। ये आपके 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंट को भी आपको लिखना होगा, ठीक है। आप अपने टाइम के हिसाब से लिखते हुए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। पूछेगा आपसे कि रस किसे कहते हैं, हमें रस से क्या मिलता है, हमें रस से क्या मिलता है, हमें रस से आनंद की अनुभूति मिलती है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको नोट करना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अशुद्ध उच्चारण के कारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण, ठीक है। क्षेत्रीय प्रभाव, उसके बाद भौगोलिक प्रभाव, अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान, शारीरिक विकास आदि। इन चीज़ों को भी आपको याद करना होगा। देखिए, अगर आपके क्षेत्रीय प्रभाव अच्छे नहीं हैं, भौगोलिक अच्छे नहीं हैं, अगर आपको अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान नहीं है, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके अशुद्ध उच्चारण के कारण बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे उपाय की बात करते हैं। अशुद्ध उच्चारण दूर करने के उपाय की बात यहाँ कर लें। शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग करना, ध्वनि तत्व का ज्ञान होना, उसके बाद शब्दों का ज्ञान होना। ओके दोस्तों, आप 4 पॉइंट लिखते हुए आगे जरूर बढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है पठन के उद्देश्य। पठन के उद्देश्य क्या हैं, जब आप किसी बालक को पढ़ाओगे तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा। इसमें आपको लिखना होगा कि लेखन कौशल का विकास है, पठन कौशल का विकास है, सामाजिक विषयों का ज्ञान, चिंतन शक्ति का विकास है, उसके बाद शैक्षिक विकास का उद्देश्य है। ये सारे प्रश्न आपको हर जगह नहीं मिलेंगे दोस्तों। आपके नोट्स, आपके गाइड में ये प्रश्न नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इन प्रश्नों को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। और प्लीज़ जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। जस्ट यहाँ पे आपका है भाषा के रूप है। भाषा के रूप कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के रूप कौन कौन हैं, 2 भाषा के रूप के नाम लिखिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला आपका है मौखिक, दूसरा आपका है लिखित, ठीक है। तो ये आपका मौखिक और लिखित, ये आपके दोनों भाषा के रूप हैं दोस्तों। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पत्रों के प्रकार। दोस्तों यह आपका हर बार आता है और इस बार भी आने का चांस बनेगा, ठीक है। अगर मान लो 1-2 बार नहीं आया होगा बीच में, लेकिन इस बार तो आपका कन्फर्म बनेगा। पत्रों के प्रकार, पत्र आपके कितने प्रकार के होते हैं, पत्र को कितने भागों में बांटा गया है, पत्र को हम कितने भागों में बांट कर लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको घुमा के पूछ लेगा। आपको लिखना क्या है कि पत्र हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। पत्र आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र और सरकारी कार्यालयों के पत्र। ये आपके 6 प्रकार के पत्र होते हैं। आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं वर्ण। वर्ण आपके आ जाएंगे। वर्ण उच्चारण ध्वनियों से संबंध होते हैं। तो दोस्तों वर्ण उच्चारण का संबंध किससे होता है, ध्वनि से होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका है स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनि। दोस्तों आपका स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ आपकी 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आपकी 13 होती हैं और व्यंजन आपके होते हैं 38, ठीक है दोस्तों। आ से लेकर अंगा तक, ठीक है। आ से लेकर अंगा तक ये आपके स्वर के अंतर्गत आएंगे
और का से लेकर ज्ञा तक ये आपके आएंगे व्यंजन। बस दोस्तों आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों इसमें क्या याद करना है, ये तो बचपन की चीज़ें हैं, ये तो क्लास 1-2 का है, ये तो आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शब्द। शब्द भाषा के प्राण होते हैं। शब्द के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, भाषाई विकास के आधार पर शब्द भेद। आप इन तीनों को एक साथ इसका स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप इसको नोट करिए, इन तीनों को, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को आप लोग पहले इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसे एक बार नोट भी कर लीजिए। यहाँ से आपके तीनों दोस्तों अलग अलग प्रश्न हैं, ठीक है, ये आपके तीनों अलग अलग प्रश्न हैं और ये तीनों आपको अलग अलग ही लिखना होगा। यहाँ से अगर पूछ लेगा कि भाषाई विकास के आधार पर शब्द भेद कितने हैं, आपको लिखना होगा तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज और विदेशज और संकर शब्द। ये आपको, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ है तत् और सम, यानी उसके समान। जो शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपके तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, वे आपके संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। आप एक बात और जान लीजिए, संस्कृत शब्द में आधे अक्षर आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, उपकार, देव, राम, ठीक है, दंत, ये सब आपके तत्सम शब्द आएंगे। तत्सम शब्द आपके संस्कृत के होते हैं। अगर हम, ठीक है, बात करें तद्भव शब्द की, तो ये संस्कृत के बिगड़कर ही संस्कृत शब्द बिगड़कर हिंदी में होते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि आपका हो गया, ठीक है, बानर का बंदर, ठीक है, गृह का और घर, तो ये चीज़ें आपके तद्भव में आएंगी। तत्सम आपका संस्कृत होगा, तद्भव आपका हिंदी शब्द होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है देशज शब्द। दोस्तों मैं, ठीक है, आपको बता दूँ कि थोड़ा सा दांत में दर्द है, इसलिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर धीम बोल रहा हूँ और कुछ चीज़ें यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको कटिंग से बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दांत में दर्द भी है और क्लास देना आपको बहुत ही आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है देशज शब्द, ठीक है, वे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया झंडी, सीढ़ी, ठीक है, मेला आदि। अब यहाँ पे तो आपके लिए कुछ विदेशी शब्द हैं, अलग अलग देशों में बोले जाने वाले शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, अरबी, फ्रेंच, ठीक है, चाइनीज, जापानी और पुर्तगाली, ये सब आपके विदेशी शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद आपके दो हैं, बेकारी और आविकारी, ठीक है, ये आपके दो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द दोस्तों कैसे होता है, ये चीज़ें भी आपकी एग्जाम में बन जाएंगी। तो वे शब्द जो लिंग वचन के साथ, लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, वे आपके बेकारी के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पे आप एक साथ है बेकारी और अविकारी देख लीजिए, ठीक है। बेकारी शब्द वे शब्द जो लिंग वचन के साथ बदलते हैं उन्हें बेकारी कहते हैं। जैसे कि लड़का अच्छा, ठीक है, लड़की अच्छी। और यहाँ पे आपका अविकारी है वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है दोस्तों, नहीं बदलते हैं। बेकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, पूछेगा आपसे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपको लिखना होगा कि विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कि अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। इसके भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि। ये आपके 4 प्रकार के यहाँ पर हो जाएंगे। इन चीज़ों को आपको नोट करते हुए आगे जरूर बढ़ते रहना है। आइए अब यहाँ थोड़ा देखते हैं वाक्य। वाक्य सार्थक ध्वनियों का योग होता है। वाक्य क्या होता है? वाक्य सार्थक ध्वनियों का योग होता है। वाक्य के गुण यहाँ पूछा गया है। ओके दोस्तों, देखिए सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता और अन्वय, ये आपके क्या हो जाएंगे? वाक्य के
दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? देखिए, वाक्य, इसके गुण, ठीक है, इसके भाग है, ये तीनों आपको एक ही साथ मिल गए हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होगा कि उद्देश्य और विधेय, ये आपके दो हो जाएंगे। चलिए, जस्ट यहाँ पे आपका है कि वाक्य के प्रकार या भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। देखिए, वाक्य के भेद रचना के आधार पर आपका सरल वाक्य, मिश्रित, ठीक है, और आपका तीसरा है संयुक्त वाक्य, ये आपके तीन देखने को मिल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आपका होगा विधि सूचक, निषेध सूचक, ज्ञान सूचक, ठीक है, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक। ये आपके अर्थ के आधार पर 5 हैं और रचना के आधार पर आपके 3 हैं। ये आपको नोट करना है और फिर आपको वीडियो को शेयर भी करना है। जस्ट यहाँ पे आपका कि क्रियावाच्य के भेद, क्रियावाच्य के कितने प्रकार के भेद होते हैं? क्रियावाच्य के भेद की बात करें तो आपके हो जाएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से होंगे? कृत, कर्म और भाववाच्य, ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के वाच्य देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। आइए, जैसे यहाँ पे ठीक है आपका है प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रश्न और अभ्यंतर, ठीक है। कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। एक होगा आपका बाह्य, दूसरा आपका होगा अभ्यंतर। अब यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे अल्प प्राण, ठीक है, तो आपको 1, 3, 5 याद रखना है, ठीक है। अल्प प्राण में आपको 1, 3, 5 याद रखना है और महाप्राण में आपको 2 और 4। अल्प प्राण में 1, 3, 5 और महाप्राण में 2 और 4 यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि अल्प प्राण में का वर्ग बताइए, तो का, गा, अंगा, ठीक है। चा बताइए, चा, जा, ज्ञा, यानी 1, 3, 5, ठीक है। जो चीज़ 1 पे आएगा, 3 पे आएगा, 5 पे आएगा, वह आपका होगा अल्प प्राण और महाप्राण में आपका 2 और 4, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें, ये दोस्तों ठीक है, आप इसको एक प्रकार से सूत्र भी जान सकते हो। आपको आप इसी ट्रिक पर सारे क्वेश्चंस को लगाना होगा। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको यहाँ पर बताना है। ध्वनि आपके होते हैं 2 प्रकार से, सार्थक और निरर्थक। सार्थक ध्वनि आपके वो होते हैं जिसका अर्थ निकलता है, ठीक है दोस्तों। सार्थक ध्वनियाँ आपकी वो होती हैं जिसका अर्थ निकलता है। इसे आपका ठीक हो गया पानी, तो पानी आपका एक प्रकार का सार्थक अर्थ होता है। और नीपा दोस्तों, ठीक है, नीपा आपका सार्थक नहीं है, नीपा आपका निरर्थक है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ मैथ के भी क्वेश्चन देखने को, ठीक है, मिल जाएंगे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, आरोही, अवरोही। तो इन प्रश्नों को हम लोग मैथ के क्लास में लगा लेंगे। ओके दोस्तों, अब हम जो है इन प्रश्नों को यहाँ पर आपको बताएं, ठीक है, फिर मैथ के क्लास में मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे तो उस अधिक अच्छा होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी हमारे भाई बहन ऐड हों। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी शंका शिकायत है तो आप बेशक हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।